आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने इंथैल्पी पढ़ा था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो इंथैल्पी था वो आइडियल गैस के लिए भी था और रिएक्शन के लिए भी था। बहुत सारे केसेस में हमने उसको पढ़ा था। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम उसी इंथैल्पी को पढ़ते हैं, लेकिन कब? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो उस प्रक्रिया में टोटल इंथैल्पी में जितने का चेंज आएगा, उसी चीज को हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं कि डिफरेंट रिएक्शंस में इंथैल्पी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अलग अलग रिएक्शन जो होता है, जैसे मान लो कि किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन का रिएक्शन है, तो वैसे रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन होता है। अगर किसी कंपाउंड के कंबसन का रिएक्शन है तो वैसे रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ कंबसन डिफाइन होता है। तो हम उसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अलग अलग स्पेसिफिक केस में इसमें हम देखते हैं, इस चैप्टर में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का जो इंथैल्पी होता है वो वास्तव में इंथैल्पी चेंज होता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो शुरुआत में रिएक्टेंट का कुछ इंथैल्पी होगा और एंड में प्रोडक्ट का कुछ इंथैल्पी होगा। और रिएक्शन कंप्लीट होने पे अगर प्रोडक्ट के नेट इंथैल्पी में से रिएक्टेंट के नेट इंथैल्पी को माइनस करते हो तो तुम्हें इंथैल्पी चेंज रिएक्शन कहा जाएगा। तो जब भी तुमको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेगा, तुम ये समझना कि रिएक्शन के होने में जो इंथैल्पी ओवरऑल चेंज कर रहा है उसी को हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मान लो ये हमें एक बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। वास्तव में रिएक्शन हमारा ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है। तुम बैलेंस किए तो यहाँ स्मॉल ए आया, यहाँ स्मॉल बी आया, यहाँ पे स्मॉल सी आया और यहाँ पे स्मॉल डी आया। साथ में जितना भी कंपाउंड है उनका फेज दिया हुआ है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन ऐसे होता है कि जब ए गैसियस का स्मॉल ए मोल बी गैसियस का स्मॉल बी मोल आपस में रिएक्शन करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और खत्म होकर सी मोल सी का बनाता है और डी मोल डी का बनाता है, तो इस प्रोसेस में टोटल जितना हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो डेल्टा एच से आर के लिए हमने यहाँ पे रिएक्शन के लिए आर लिख दिया, तो डेल्टा आर एच हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और क्या बोला हमने अभी? हमने बोला कि when A moles of A, small a moles of कैपिटल A, कैपिटल A से हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल a जो है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जब स्मॉल a मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ B मोल्स ऑफ B टू प्रोड्यूस C moles of C and D moles of D after complete reaction। complete reaction का मतलब यह हुआ कि जब तक रिएक्शन हो सकता था तब तक हुआ, या तो दोनों खत्म हो गया, नहीं तो दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, रिएक्शन हमारा वहां पे रुक जाएगा। तो जब ए का ए मोल बी मोल ऑफ बी से रिएक्शन किया और सी मोल सी बनाया, डी मोल डी बनाया, कंप्लीट रिएक्शन के होने के बाद देन हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज होता है, कब? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में कि किरचॉफ लॉ से डेल्टा एच भी हमारा चेंज हो जाएगा। और कांस्टेंट प्रेशर क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट एक्सचेंज डेल्टा एच के बराबर होता है। याद करो, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी जो था वो डेल्टा एच के बराबर था, पढ़े थे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन देन हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure is called enthalpy of reaction। उसे हम बोलते हैं enthalpy of reaction। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें समझ में आ गया। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ए का
प्रॉपर्टी नहीं है, बी का प्रॉपर्टी नहीं है, सी का भी नहीं है, डी का भी नहीं है, बल्कि ओवरऑल है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, जब ये कंप्लीट रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि ए के 1 मोल के लिए डिफाइन हुआ, चाहे बी के 1 मोल के लिए, चाहे सी के 1 मोल के लिए, चाहे डी के 1 मोल के लिए। ये सिंपली रिएक्शन के लिए डिफाइन हुआ। रिएक्शन में जो भी कोफिशिएंट है उस पार्टिकुलर कोफिशिएंट के लिए डिफाइन हुआ। अब एक बात बताओ, अगर ए का ए मोल नहीं लेके हम थोड़ा ज्यादा ले लें तो बी के थोड़ा ज्यादा मोल से ये रिएक्शन करेगा। ए का ए मोल बी के बी मोल से पूरी तरह से रिएक्शन कर जाता है, कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि कोफिशिएंट के रेशियो में हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पूरी तरह से एक साथ खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो तुम 1 किलो कोयला जलाते हो तो जो तुमको हीट मिलेगा, और अगर तुम 2 किलो कोयला जलाते हो तब जो तुमको हीट मिलेगा, क्या दोनों सेम होगा? तो दोनों अलग अलग होगा। 2 केजी कोयला अगर जलाओगे तो हीट ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम रिएक्शन का बैलेंसिंग चेंज कर दें, अगर हम इस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का 2a मोल बी के 2b मोल से रिएक्शन करके सी का 2c मोल और डी का 2d मोल देगा। तो उस केस में जो हमें हीट मिल रहा था, जो भी हीट रिलीज हो रहा था, वो हीट भी डबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर किसी रिएक्शन का तुम इंथैल्पी चेंज बता रहे हो तो ये जरूरी है कि कोफिशिएंट रिएक्शन हमारा पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो उस रिएक्शन के डेल्टा एच का कोई मतलब नहीं होता है। रिएक्शन पक्के से बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये गैसियस फेज में है। अगर ये किसी और फेज में होता है, लिक्विड में होता है चाहे सॉलिड में होता है, तो भी क्या सेम हीट रिलीज होता है? तो आंसर होगा नहीं। अगर सॉलिड लिक्विड में है, अगर फेज हम चेंज कर देते हैं चारों का, चाहे चारों में से किसी का भी, तो इस रिएक्शन में जो भी पार्टिकुलर फेज तुम ले रहे हो और जो फेज अभी हम ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन का हीट जो है वो भी ऐड होगा चाहे रिमूव होगा। मान लो कि ये वाटर होता है और वाटर एक गैसियस फेज में है, लेकिन अगर तुमको गैसियस फेज में नहीं बनाना, लिक्विड फेज में बनाना है, तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो पहले गैसियस फेज में बनाओ, फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो। तो गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे हीट रिलीज होगा, यानी कि ओवरऑल जो हीट रिलीज होना है चाहे एब्जॉर्ब होना है वो चेंज कर गया। इट मीन्स की कोई भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर डेटा दिया हुआ है तो वो डेटा किसी न किसी कोफिशिएंट के करेस्पॉन्डिंग है और साथ साथ किसी न किसी पार्टिकुलर फेज के करेस्पॉन्डिंग है। इट मीन्स की जब भी तुम किसी रिएक्शन का इंथैल्पी बताओगे, इंथैल्पी चेंज बताओगे, चाहे इंथैल्पी बताओगे, तो तुम पक्के से रिएक्शन को बैलेंस करके बताओगे, क्योंकि अगर तुम बैलेंस नहीं करते हो तो उसको बैलेंस करने का इनफाइनाइट तरीका होता है। और साथ साथ हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तुम फेज पक्के से मेंशन करोगे। ठीक है, तो नीचे लिख लो, इसके नीचे पॉइंट लिख लो, फेज ऑफ reactants and products must be mentioned, है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेस पक्के से मेंशन करना होगा, मस्ट बी मेंशन्ड इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन क्या रहना चाहिए? बैलेंस्ड रहना चाहिए, है ना। और साथ साथ क्या मेंशन रहना चाहिए? फेज जो है वो मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, और बताओ बच्चों, अगर मान लो इस रिएक्शन को हम 1 बार पे कराते हैं, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर जो कांस्टेंट है वो 1 बार के बराबर है, टेम्परेचर कहीं भी कांस्टेंट हो, तो हम बोलते हैं 1 बार प्रेशर जब भी होता है तो हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड स्टेट है। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब हुआ कि जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि व्हेन स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन फॉर द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड standard enthalpy of reaction। वैसे केस में हम इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और इसको डिनोट करा जाता है डेल्टा RH नॉट से। ऊपर में नॉट लगा दिया है, ठीक है, डेल्टा RH नॉट, क्योंकि हम इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। सेम लॉजिक लग जाता है एंट्रोपी में, गिब्स फ्री एनर्जी में। अगर हम रिएक्शन को स्टैंडर्ड स्टेट में करा रहे हैं, है ना, चाहे स्टैंडर्ड स्टेट ले रहे हैं रिएक्शन को कराने के लिए, तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी को लिखोगे तो डेल्टा R G नॉट लिखाएगा, एंट्रोपी लिखोगे तो डेल्टा R S नॉट लिखाएगा। यहाँ इंथैल्पी की बात हो रही है तो हमने लिखा डेल्टा R H नॉट। और स्टैंडर्ड स्टेट कहते किसको है? अभी तुरंत बताएं कि स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं
1 बार प्रेशर को, अगर रिएक्शन 1 बार प्रेशर पे हो रहा है तो उसे मैं स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो, प्रेशर तुम्हारा 1 बार होना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में टेम्परेचर नहीं दिया है और तुम्हें टेम्परेचर की जरूरत है, मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया, उसमें स्टैंडर्ड स्टेट लिख दिया और टेम्परेचर दिया नहीं है, तो टेम्परेचर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दिया नहीं है, न्यूमेरिकल में तुमको इस्तेमाल करना है, तो तुम ऑलवेज रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे, विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सी, चाहे 298 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ये इतना नोट करो और इतना नोट करो। एक और पॉइंट हम लोग यहां पे लिखवाएंगे, इतना नोट करो पहले। अगला पॉइंट लिख लेना, स्टैंडर्ड स्टेट इज एट 1 बार प्रेशर एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है वो 1 बार प्रेशर पे होता है। साथ साथ क्या लिखोगे, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन। कंफ्यूजन मत करना, बहुत लोग बता देते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 1 बार और 25 डिग्री सी होगा, गलत है वो। 1 बार के साथ कोई भी टेम्परेचर दिया रहा है, 100 डिग्री सी, 500 डिग्री सी, 5000 डिग्री सी, सभी को हम स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब केवल 1 बार प्रेशर होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं दिया है और मजबूरी है, टेम्परेचर का इस्तेमाल है न्यूमेरिकल में, तब हम अपनी मर्जी से लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी। इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर 25 डिग्री सी होता है, जो कि नहीं होता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है केवल 1 बार प्रेशर, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, और टेम्परेचर नहीं दिया रहे तो हम लेंगे 25 डिग्री सी। इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन देन इट इज टेकन एज 25 डिग्री सी और 298 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, मान लो डेल्टा एच हमारा जो भी था अभी, वो ए के स्मॉल ए मोल, बी के स्मॉल बी मोल, सी के स्मॉल सी मोल और डी के स्मॉल डी मोल से रिलेटेड था। अगर मान लो हम एक रिएक्शन लिखे 2A से 3B और आपको बोला जाए कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो -150 किलो कैलोरी पर मोल है, ये इस रिएक्शन के बारे में लिखा है, सॉरी पर मोल नहीं, वैसे बहुत सारे रिएक्शन में पर मोल भी होता है। तो तुम बोलोगे अगर पर मोल है तो वो किसके लिए है, ए के लिए है या बी के लिए है? तो जो डेल्टा एच दिया रहता है, अगर सिंपली डेल्टा एच दिया है तो वो रिएक्शन के लिए होता है, ना ही ए के लिए होता है ना ही बी के लिए होता है, वो सिंपली रिएक्शन के लिए होता है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए होता है, चाहे रिएक्शन में कोई भी कोफिशिएंट हो। लेकिन अगर तुम डेल्टा एच को पार्टिकुलर तरीके से डिफाइन कर रहे हो, जैसे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हो, तो फॉर्मेशन का जो इंथैल्पी होता है वो प्रोडक्ट के 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अगर मान लो हीट ऑफ कंबसन है, तो कंबसन का जो इंथैल्पी होता है वो रिएक्टेंट जिसका कंबसन हो रहा है उसके 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि ये फॉर्मेशन हो गया, कंबसन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, एटोमाइजेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, लैटिस एनर्जी वगैरह आएगा, हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा, तो इन सभी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करते हैं, सबका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसको स्टडी करने के लिए हमें चैप्टर देख रहे हैं। तो अगर कोई रिएक्शन लिखकर तुमको डेल्टा एच दिया है तो तुम समझना कि वो जो डेल्टा एच है वो पूरे रिएक्शन का प्रॉपर्टी है, वो ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है, और ए के 2 मोल से रिलेटेड है और बी के 3 मोल से रिलेटेड है। जो रिएक्शन को बैलेंस करा हुआ है वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, साथ में तुमको फेज भी दिया रहेगा। फेज अगर नहीं भी दिया रहेगा तो मान के चलना कि जो भी पूछा है वो सेम फेज के लिए पूछा है, जो रिएक्शन में मेंशन किया है उसी फेज के लिए नीचे पूछा भी है। अगर मान लो तुम्हें पूछता है यहां पे कि कैलकुलेट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कैलकुलेट हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इफ 10 मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, और सेकंड बोल रहा है 9, दोनों अलग अलग सवाल है, ऐसा नहीं है कि 10 मोल ए जब रिएक्ट किया तब 9 मोल बी बना। 10 मोल ए रिएक्शन में अगर गया तो बताइए हीट एक्सचेंज नेट कितना होगा, बिटवीन लिखा हुआ है। दूसरा बोल रहा है कि इफ 9 मोल्स ऑफ बी आर प्रोड्यूस्ड, अगर बी का 9 मोल बनता है तो उस केस में हीट एक्सचेंज क्या होगा। तो ये दोनों में बताना है आपको कि नेट डेल्टा एच क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, पॉज करके सॉल्व करना है, तुम लोग भी सॉल्व कर लो एक बार, फिर मिला लेना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं,
तो इसको सिंपली हम करेंगे यूनिटरी मेथड से। ऐसे देखो, 2 मोल ए जब रिएक्शन करता है 3 मोल बी बनाता है, तो उस प्रोसेस में 150 किलो कैलोरी हीट रिलीज होता है, क्योंकि माइनस साइन है, रिलीज होता है। तो 2 मोल हमें ए के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, तो हम ए के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे भी। तो 2 मोल ए के करस्पॉन्डिंग 150 रिलीज हुआ, 2 मोल के करस्पॉन्डिंग 150, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा आंसर होगा 150/2। तो 10 मोल के करस्पॉन्डिंग 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 किलो किलो कैलोरी में आ गया, और आगे साइन कौन सा होगा, माइनस, क्योंकि डेल्टा से माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर हीट रिलीज्ड पूछता तो हम साइन हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्योंकि रिलीज्ड पूछ रहा है। अगर रिलीज्ड पूछ रहा है तो हम बस मैग्नीट्यूड बताएंगे। अगर हीट एक्सचेंज पूछ रहा है तो हमें साइन लगाना होगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ऐड हो रहा है या रिलीज हो रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 9 मोल्स ऑफ बी आर प्रोड्यूस्ड, बी का 9 मोल बना। यहां बी का कितना मोल बन रहा है, तो 3 मोल बन रहा है। 3 मोल के करस्पॉन्डिंग 150 किलो कैलोरी रिलीज हुआ, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग तो 150/3, तो 9 मोल के करस्पॉन्डिंग तो हो जाएगा 150/3 × 9, ये आ जाएगा -450 किलो कैलोरी। ये कितना आ जाएगा, -750 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, तो एक बेसिक सवाल हो गया, नोट कर लो इसको। अगला है बिंदु, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो इंथैल्पी है वो हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली किसी रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको निकालने के लिए हम एक पर्टिकुलर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो नीचे हम लिख सकते हैं कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। 2 तरह का कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर एक बंद होता है, बंद पूरा बर्तन होता है, और अगर वो पूरा बंद है और उसके अंदर में रिएक्शन कराया जाता है, तो रिएक्शन को कराने का 2 तरीका, या तो यहां पे पिस्टन लगा दो। तो अगर पिस्टन लगाओगे, अंदर में प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, शुरू में मान लो बराबर था, अंदर का प्रेशर बढ़ गया रिएक्शन को होने से, तो पिस्टन ऊपर जाएगा तब तक जब तक कि प्रेशर फिर से मेंटेन ना हो जाए। अगर नीचे में प्रेशर घट गया तो ये पिस्टन नीचे क्यों रहेगा तब तक जब तक कि प्रेशर फिर से बराबर ना हो जाए। यानी यहां पे जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो जो भी हीट रिलीज होगा यहाँ पे वो क्यूपी होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, और वो क्यूपी डेल्टा एच के बराबर होगा। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि बंद बर्तन में तुम करा तो रहे हो रिएक्शन, लेकिन इसमें पिस्टन नहीं लगा है, रिजिड वॉल है। अगर रिजिड वॉल है तो यहां पर रिएक्शन जो हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो 2 तरह का कैलोरीमीटर होता है, एक में हम रिएक्शन कराते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरे में कराते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में कराओगे तो क्यूपी नहीं बल्कि क्यूवी आएगा, और क्यूवी से तुमको डेल्टा यू निकल के आएगा थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा यू से फिर हम डेल्टा एस निकाल लेंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी करके। हमारा मकसद क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी डेल्टा एच निकालना है। तो कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, और दूसरा कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर का दूसरा नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर भी होता है। बॉम्ब, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। सवाल में बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखा है तो समझ जाना कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर की बात कर रहा है। शुरू करते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर चाहे बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर में तुम रिएक्शन को परफॉर्म कराओगे, लेकिन वॉल्यूम को तुम कांस्टेंट रखोगे। तो हम इसमें हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन इज परफॉर्म्ड
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट एक्सचेंज होगा, हीट रिलीज होगा, चाहे हीट एब्जॉर्ब होगा, सारा का सारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो जो हमारा कैलोरीमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप रिएक्शन कराओ और रिएक्शन कराने के बाद जब रिएक्शन हो जाए पूरा, तो उस पूरे प्रक्रिया में ये देखो कि जो हमारा डिवाइस है, जो हमारा कैलोरीमीटर सिस्टम है, सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें साथ में वाटर वगैरह, आइस वाटर भी रहता है और भी कंपाउंड रहता है और सबका टेम्परेचर एक साथ चेंज करता है। तो मान लो कि हमारा जो कैलोरीमीटर सिस्टम है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ। मान लो बिकॉज ऑफ रिएक्शन इफ टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम चेंजेस बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से अगर चेंज हुआ अगर हमारा टेम्परेचर, और जो कैलोरीमीटर सिस्टम है, जो डिवाइस है, उसका तुम्हें हीट कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा एंड हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज सी, कैपिटल सी। कभी कभी क्या करता है कि कैलोरीमीटर सिस्टम में हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का अलग दे देगा, अंदर में जो वाटर है उसका अलग दे देगा। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए हीट हम अलग अलग निकाल देंगे फिर, है ना। कैलोरीमीटर के लिए अलग लिखेंगे सी डेल्टा टी। हीट बराबर क्या होता था? हीट कैपेसिटी बराबर सी बराबर होता था क्यू बाई डेल्टा टी थर्मोडायनेमिक्स में। तो क्यू बराबर क्या आएगा? सी डेल्टा टी। चाहे अगर हीट कैपेसिटी नहीं देके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया तो हम लिखेंगे एमएस डेल्टा टी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी दे दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी सीएम होगा, उसको मोल से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी का जो क्लास था थर्मोडायनेमिक्स में उसको रिवाइज कर लेना अगर ये सब याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में आप रिएक्शन करा रहे हो और उस रिएक्शन के होने पे टेम्परेचर में जो चेंज है वो डेल्टा टी है, और कैलोरीमीटर सिस्टम का जो हीट कैपेसिटी है वो कैपिटल सी के बराबर है। तो हम लिख रहे हैं हीट, मान लो डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज हुआ तो कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में, है ना, हीट एक्सचेंज विद रेस्पेक्ट टू कैलोरीमीटर बराबर सी डेल्टा टी हो जाएगा। क्यू बराबर होता है सी डेल्टा टी, सी डेल्टा टी कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में। अब ऐसे समझो, अगर मान लो यहां कोयला जल रहा है तो कोयला के जलने से हीट जो रिलीज होगा वो ये जो कमरा है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हमारा कोयला जो है, हमारे रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन वही हीट इस कमरे के रेस्पेक्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो कमरे के रेस्पेक्ट में उसका साइन पॉजिटिव है, लेकिन रिएक्शन के साइन में उसका साइन क्या है? तो उसका साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन तो हीट को रिलीज कर रहा है। अगर रिएक्शन मान लो 100 किलो जूल हीट रिलीज किया तो तुम रिएक्शन के लिए लिखोगे -100 किलो जूल, लेकिन कमरे के रेस्पेक्ट में लिखोगे +100 किलो जूल, क्योंकि कमरा उसी हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो कमरा यहां पे क्या हो गया? ये कमरा जो है पूरा का पूरा ये कैलोरीमीटर है और इसी कैलोरीमीटर के कोने में रिएक्शन हो रहा है। तो कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में हीट एक्सचेंज आया अगर सी डेल्टा टी, तो रिएक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस सी डेल्टा टी होगा। अगर रिएक्शन 100 रिलीज किया तो कमरा एक्सेप्ट करेगा। अगर रिएक्शन 100 एब्जॉर्ब करता तो कहां से एब्जॉर्ब करता? कमरे से एब्जॉर्ब करता। तो कमरे के लिए अगर कमरे के लिए हीट एक्स है तो रिएक्शन के लिए -x होगा। अगर रिएक्शन के लिए हीट y है तो कमरे के लिए हीट -y होगा। तो यहां पे कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में सी डेल्टा टी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं हीट एक्सचेंज विद रेस्पेक्ट टू रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा -सी डेल्टा टी, ठीक है। और ये कौन सा हीट एक्सचेंज है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो ये क्यूवी के बराबर है, यानी हमारा क्यूवी जो है वो बराबर आ गया -सी डेल्टा टी के। और क्यूवी किसके बराबर होता है बच्चों? क्यूवी होता है डेल्टा यू के बराबर, ठीक है। अब देखो, मान लो जो रिएक्शन तुम लिखे हो बैलेंस करके, उस रिएक्शन का कोफिशिएंट और जितने मोल पे एक्सपेरिमेंट किया गया है वो मोल अगर सेम है तो तुम सीधे डेल्टा यू से डेल्टा एस निकाल लो। लेकिन अगर सेम नहीं है, इस चीज को हम अभी न्यूमेरिकल में बताएंगे, न्यूमेरिकल में ही ये चीज क्लियर होगा। यहां पे इस चीज को अगर हम थियरी में डालेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सिंपली अभी ये समझो कि जो हमारा डेल्टा यू निकला वो रिएक्शन के लिए निकलना चाहिए। एक्सपेरिमेंट तुम कितने से कर रहे हो उससे निकल गया, उससे निकालने के बाद रिएक्शन में जितना मोल है उसके लिए निकालो। अगर रिएक्शन में सेम मोल है तो अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो चुका है। डेल्टा यू निकल गया, अपने को क्या निकालना था? डेल्टा एच। तो हम क्या करेंगे?
डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम जी आर टी, और यहां से हम डेल्टा एच निकाल लेंगे, जो हमारा डेल्टा एच है वही हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम बताते हैं कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल में। सेकंड लिखो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। आइडिया तो है ही, इन दिस कैलोरीमीटर reaction is performed at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे हम रिएक्शन को कराते हैं इस कैलोरीमीटर में। सेम फिर से काम करेंगे, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के दौरान जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ वो निकाल लेंगे, और एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता होगा कि कैलोरीमीटर सिस्टम का हीट कैपेसिटी क्या है। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ calorimeter system is C, capital C, and temperature change due to reaction is delta T, then ठीक है, हीट एक्सचेंज, क्योंकि हमें कैलोरीमीटर सिस्टम का हीट कैपेसिटी दिया है तो हम हीट एक्सचेंज भी कैलोरीमीटर सिस्टम का ही निकालेंगे। हीट एक्सचेंज with respect to कैलोरीमीटर सिस्टम इज इक्वल टू सी डेल्टा टी हो जाएगा। तो हीट एक्सचेंज विद रेस्पेक्ट टू रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन के लिए हीट एक्सचेंज बिल्कुल उसका उल्टा, यानी हो जाएगा माइनस सी डेल्टा टी। और यहां रिएक्शन जो हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, यानी कि ये जो भी हीट एक्सचेंज है ये क्यूपी के बराबर है, और हमारा क्यूपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। तो अगर तुमसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो इस वाले कैलोरीमीटर में तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया, डेल्टा एच तुम्हारा यहीं पे आ गया। अगर एक मोल के लिए पूछ रहा है और कोई और मोल दिया है तो हम यूनिटरी मेथड से एक मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं हमारा आ चुका है तो हम उसी को आंसर कर देंगे। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो सिंपल है, जितने का पूछेगा उसके लिए हम निकाल देंगे, जितने का निकाले हैं अगर उतने ही का पूछा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में डेल्टा एच पहले तुमसे निकलवाया और उसके बाद बोलता है कि अब डेल्टा यू बताओ कितना होगा, तब क्या करोगे, सेम डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच आपने निकाल ही लिया है, यहां से डेल्टा यू निकल के चला जाएगा। तो कहने का मतलब जब कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर पे काम करेगा तो पहले डेल्टा यू निकलेगा, उससे डेल्टा एच निकालोगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर का डेटा दिया है तो पहले डेल्टा एच निकलेगा, उससे तुम डेल्टा यू निकालोगे। पहली बात ये। दूसरी बात, कैलोरीमीटर सिस्टम के लिए पहले सी डेल्टा टी निकालोगे और उसका साइन उल्टा करके रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। और एक बार रिएक्शन का आ गया तो फिर हमको अब कैलोरीमीटर से कोई मतलब नहीं है, हम एक बार रिएक्शन पे आ गए तो फिर हमको बस अगर डेल्टा एच आ गया तो काम हो गया, अगर डेल्टा यू आया है तो उसे हम डेल्टा एच चले जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के सहारे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसका थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सवाल देखा जाए, इसमें कह रहा है कि 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड जो कि लिक्विड फेज में है इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसको जलाया गया, whose हीट कैपेसिटी इज 8.75। बॉम्ब कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हीट एक्सचेंज विद रेस्पेक्ट टू बॉम्ब कैलोरीमीटर बराबर सी डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी दिया है 8.75 इंटू डेल्टा टी कितना दिया है, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 0.312, यहां लिख दो 0.312। तो ये आपका किलो जूल में आ गया, लेकिन ये कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में आया। अब क्या लिखा जाएगा, अब हम लिखेंगे हीट एक्सचेंज विद रेस्पेक्ट टू रिएक्शन बराबर रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। तो रिएक्शन के रेस्पेक्ट में से माइनस साइन लग जाएगा, तो ये गया माइनस 8.75 इंटू 0.312 किलो जूल। और बच्चों ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, तो अगर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो ये जो हीट एक्सचेंज आया आपका ये क्यूबी आया, और अगर क्यूबी आया तो ये हमारा डेल्टा यू हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो डेल्टा यू होगा ये 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के लिए हुआ, क्योंकि रिएक्शन जो तुम कराए हो जिसमें टेम्परेचर इतने से बढ़ गया वो रिएक्शन एक्चुअली 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के रिएक्शन में जाने की वजह से हुआ है। लेकिन हमसे पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबसन।
तुम आगे पढ़ोगे कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन अगर ऑक्सैलिक एसिड का पूछ रहा है, किसी भी कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ कंबसन उसके 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। अभी तुम पढ़े नहीं हो इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है डिफाइंड एज किलोजूल पर मोल ऑक्सैलिक एसिड के लिए, ठीक है। लेकिन हमने जो निकाला वो तो 1 ग्राम के लिए निकाला, 1 ग्राम के लिए, तो हमें 1 मोल के लिए निकालना होगा। तो 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड, 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, उसका मोलर मास कितना आएगा? तो अगर यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आ जाएगा 90 ग्राम। तो देखो तुम्हारा डेल्टा यू ये जो आया ये तो 1 ग्राम के लिए आया, ये डेल्टा यू हुआ फॉर 1 ग्राम H2C2O4, लेकिन अपने को चाहिए 1 मोल के लिए और 1 मोल का मतलब 90 ग्राम के लिए चाहिए। तो अगर हम लिखें फॉर 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड, अगर हम 1 मोल के लिए लिखें फॉर 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड, तो 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 2 ग्राम के लिए इंटू 2 होगा, 3 ग्राम के लिए इंटू 3 होगा, और 90 ग्राम के लिए -8.75 इंटू 0.312 इंटू 90 आ जाएगा। और जैसे ही तुम 90 से मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट आ गया किलोजूल पर मोल में। लेकिन ये रिजल्ट आया किलोजूल पर मोल में, और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट तो डेल्टा यू का है। अब तुम्हारा डेल्टा यू निकल गया रिएक्शन के लिए 1 मोल के लिए। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन पूछ रहा है, इंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच पूछ रहा है। तुम्हारा डेल्टा यू निकल चुका है, तो अब डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। लेकिन डेल्टा एनजी निकालने के लिए हमें रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले अब इसका रिएक्शन लिखो। तो H2C2O4 को तुम कंबसन कराओगे, कंबसन जब भी कराओगे तो हमेशा ऑक्सीजन में कराया जाता है, और ऑक्सीजन में कराने पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में होना चाहिए, और वाटर जो है वो पक्के से लिक्विड फेज में होना चाहिए H2O, तभी कंबसन का रिएक्शन वो कहलाता है। H2O अगर लिक्विड फेज में नहीं होगा तो वो सिंपली एक रिएक्शन है, वो कंबसन का रिएक्शन नहीं है। इंथैल्पी ऑफ कंबसन को डिफाइन करने के लिए वाटर जो प्रोडक्ट में आता है वो ऑलवेज लिक्विड फेज में आता है। तो पहले रिएक्शन लिखा जाए, तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? H2C2O4 का फेज हमें दिया है लिक्विड, लिक्विड लिख दिया हमने, प्लस O2 गैसियस फेज में, O2 के साथ चलाया हमने, मिलेगा CO2 गैसियस। बैलेंस करोगे 2 कार्बन है तो हमने यहां पे 2 कार्बन लगा दिया, और साथ में आएगा H2O लिक्विड। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 2 यहां भी है। ऑक्सीजन कितना? 2 गुना 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 4 यहां पे हमें दिख रहा है। इट मींस कि यहां पे 1 ऑक्सीजन चाहिए, और 1 ऑक्सीजन के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहां पे 2 पहले से लगा है। रिएक्शन चेक करो, बैलेंस हो चुका है पूरा। अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गया तो अब इस रिएक्शन में तुम चाहो तो डेल्टा एनजी निकाल सकते हो। तो डेल्टा एनजी बराबर आ जाएगा, डेल्टा एनजी कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट में गैस का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट में गैस का कोफिशिएंट। तो H2O तो लिक्विड है, तो प्रोडक्ट में गैस है CO2, इसका कोफिशिएंट है 2 माइनस, ये लिक्विड है इसका कोफिशिएंट नहीं आएगा, O2 का कोफिशिएंट है हाफ, 2 में से हाफ गया, ये हो गया 3/2। डेल्टा एनजी आ गया बच्चों। तो डेल्टा यू हम पहले निकाल चुके थे, डेल्टा एनजी हमारा आ चुका। अब हम चाहें तो डेल्टा एच निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नोट कर लेना पॉज करके, हम ऊपर में मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा यू कितना आया है? माइनस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा -245.7 किलोजूल पर मोल। ये डेल्टा यू जो आप सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए -245.7 किलोजूल पर मोल, ठीक है। प्लस डेल्टा एनजी आया 3/2। आर कितना? क्योंकि ये जूल में है तो इसको तुम्हें किलो जूल में है तो जूल में लिखना होगा, तो 8.314। टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? मिट गया। टेम्परेचर दिया हुआ था 27 डिग्री सी, तो उसको केल्विन में चेंज कर देते हैं तो 300 केल्विन आ जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि ये जूल में है 8.314 और हमें चाहिए किलो जूल में, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। अगर कॉपी में नोट किया होगा तो टेम्परेचर मिला लेना, है ना। टेम्परेचर 27 डिग्री सी था, उसे हमने केल्विन में चेंज करके 300 केल्विन लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों सारा डेटा हमें यहां से मिल गया, तो आप चाहो तो यहां से डेल्टा एस निकाल सकते हो, आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, है ना। और आपका आंसर
ये आना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे 241 कर लेना, 245 नहीं 241 आएगा। तो यहां से जब सॉल्व करोगे, क्योंकि देखो ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो जब रिजल्ट आएगा तो कम से कम 245 का मैग्नीट्यूड से कम ही आएगा। तो वहां पे गड़बड़ लिखा गया था, वहां पे 1 होगा। सही कर लेना इस आंसर को। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -241.95। तो हमने किया क्या बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले हमने सी डेल्टा टी निकाल के डेल्टा यू निकाला, लेकिन जो डेल्टा यू निकला वो तो 1 ग्राम के लिए निकला, हमें निकालना था 1 मोल के लिए। तो हमने 90 से मल्टीप्लाई करके 1 मोल के लिए निकाल लिया। जब 1 मोल के लिए निकल गया तो कैलोरीमीटर के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आ रहा था, तो रिएक्शन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा, साइन हमने उल्टा कर दिया। इतना करते ही हम यहां तक पहुंच गए डेल्टा यू तक। और एक बार डेल्टा यू आ गया तो डेल्टा यू सम डेल्टा एस निकाल दिया, डेल्टा एस बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजी को निकालने के लिए हमें रिएक्शन को लिखना पड़ा, और कंबसन के बारे में जो जानकारी दी है वो हमें आगे पढ़ना है। तो तुम ऐसे मान के चलना कि ये रिएक्शन हम तुमको लिखना सिखा दिए, फिलहाल हम खुद से लिख दिए यहाँ पे, और बाद में हम पढ़ेंगे कि हीट कंबसन का रिएक्शन दिखाता कैसे है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले कैलोरीमीटर के लिए हीट एक्सचेंज निकालो, उसका साइन उल्टा करके रिएक्शन के लिए निकालो। अगर 1 मोल के लिए दिया होता तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 1 ग्राम के लिए दिया था तो 1 मोल के लिए पहले हम निकाले। 1 मोल के लिए आ गया तो डेल्टा यू आया, फिर रिएक्शन को लिख के हम डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी लगा दिए। लेकिन अगर ये कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर होता तो यहाँ पे क्यूबी नहीं बल्कि क्यूपी आ जाता, और अगर क्यूपी आता यहाँ पे अगर क्यूपी आता तो हम लोग सीधे 90 से मल्टीप्लाई करते और सीधे डेल्टा एच आ जाता। तो यही हमारा आंसर आ जाता, हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर बॉम्ब में कैलोरीमीटर है तो डेल्टा यू निकल के आएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है तो डेल्टा एच निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। हम लोग जब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन ये सब कुछ पढ़ लेंगे, तो कैलोरीमीटर के सवाल पे हम फिर वापस आएंगे, क्योंकि देखो यही सवाल जो हम सॉल्व किए तो इसमें हमें एक इंथैल्पी ऑफ कंबसन का जरूरत पड़ गया। तो वैसे ही जब भी तुम कैलोरीमीटर का सवाल करते हो तो ये सवाल वास्तव में डिपेंडेंट होता है किसी न किसी इंथैल्पी पे। तो फिलहाल तुमको कैलोरीमीटर का बस कॉन्सेप्ट दे दिया गया। इसका जो अच्छा सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, वो हम करेंगे बाद में, 3-4 क्लास के बाद, जब हम लोग इंथैल्पी बहुत सारा पढ़ लेंगे, बहुत तरह के काइंड का इंथैल्पी पढ़ लेंगे, तब तुम्हारे लिए सवाल को करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।